नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रवीण जैन है और आप सबका वेलकम करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ ऑप्टिमल फिटनेस क्लब। और दोस्तों आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सेशन हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छा सेशन यहाँ पे होने वाला है। वो बेसिकली एक टॉक शो होगा और यहाँ पे हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली वो बुक आप में से कई लोगों ने उसको पढ़ा होगा, समझा होगा। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है? व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशनल मेडिसिन। बहुत ही अच्छी बुक है और हमने आज कुछ एक ऐसे पैनलिस्ट इनवाइट किए हैं जो अलग-अलग डिफरेंट फील्ड से हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, उसके बावजूद भी हेल्थ में कॉमन इंटरेस्ट रखते हैं और हम सब ने पिछले कुछ दिनों में इस बुक को मॉर्निंग में एक स्पेशल सेशन में इसको हमने अच्छे से रिव्यू किया, पढ़ा और बहुत सारी ऐसी टिप्स हमने यहाँ से लिए, सीखे जो हम सबकी लाइफ में डेली रूटीन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आज इस बुक के माध्यम से ये समझेंगे कि हमारी रूटीन लाइफ में, हमारी लाइफ़स्टाइल के अंदर क्या वो लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हैं, जो क्यों बन जाती हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं और क्या वो फैक्टर्स हैं जिसको अ, अप्लाई करते हुए, इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी लाइफ में हम ऐसी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ से बच सकते हैं। न्यूट्रिशन का रोल हम समझेंगे आज यहाँ पे, सप्लीमेंट्स का रोल समझेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है। तो मैं आप सबकी मदद से इनवाइट करना चाहूँगा हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग तालियों से वेलकम करें। प्लीज़ वेलकम मिस्टर प्रेरित जैन फ्रॉम अहमदाबाद। प्लीज़ वेलकम मिस्टर निर्मल जैन फ्रॉम अहमदाबाद। वो भी एक बिज़नेसमैन है, उसके साथ-साथ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट रखते हैं हेल्थ के अंदर और ये आईएसएमएन और एनएचआई सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच हैं। देन प्लीज़ वेलकम मिस्टर संदीप काबरा फ्रॉम उदयपुर। ये भी इंजीनियर हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं हेल्थ के अंदर और कई लोगों की लाइफ को टच कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं अपनी नॉलेज के थ्रू और अपनी हेल्दी हैबिट्स के थ्रू। इसके बाद दोस्तों प्लीज़ वेलकम मिस्टर मनीष मेघवाल फ्रॉम उदयपुर। ये एडवोकेट हैं बाय प्रोफेशन लेकिन अगेन ये हेल्थ के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और खुद बहुत ज़्यादा हेल्थ एंथुसियास्टिक हैं और बहुत अच्छा इनकी फ़िटनेस को लेके बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं ये। और इसके साथ-साथ दोस्तों प्लीज़ वेलकम मिस्टर उपदेश कुमार शर्मा जो कि दिल्ली से हैं। उपदेश सर जो हैं वो एक आर्मी ऑफिसर हैं और उसके साथ-साथ मैराथन रनर हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं अपनी हेल्थ के अवेयर हैं बहुत ज़्यादा और लोगों की हेल्प में लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं हेल्दी बने रहने। दोस्तों ये हैं हमारे आज के पैनलिस्ट, हम इनके साथ डिस्कस करेंगे और आप सबका सहयोग चाहूँगा, आप लोग अटेंटिवली इनको सुनें। जो मैसेज इनके थ्रू आज हमें मिलने वाले हैं, वो हम सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे और हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आज ले पाएँगे जो शायद हम अभी तक हमारे पास नहीं थी। और ख़ास बात ये दोस्तों कि ऑप्टिमल फिटनेस क्लब में जितने भी कोचेज़ हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट हैं, वो सब कहीं न कहीं से सर्टिफ़ाइड हैं और उसके साथ-साथ सब बेसिक स्टैंडर्ड को फ़ॉलो करते हैं। तो कोई भी चीज़ सुनी-सुनाई बातें यहाँ पे नहीं होंगी। जो कुछ भी आज आपको बताया जाएगा, वो सब कुछ हम वो बताएँगे जो हमने इस बुक में पढ़ा है और सीखा है यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो वेलकम करता हूँ वन्स अगेन आप सबका। जो आज यहाँ पे एज़ ए पार्टिसिपेंट आए हैं और वेलकम करता हूँ आप सभी पैनलिस्ट का जो आज यहाँ पे एज़ ए स्पीकर आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोग प्रेरित जी आपसे सुनना चाहेंगे। थोड़ा-सा आप ये बताइए कि लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ क्या होती है? कैसे होती है? और कौन-कौन सी लाइफ़स्टाइल डिज़ीज़ हैं जो कॉमनली घरों में आजकल पाई जाती है? यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बुक के अंदर ये क्वेश्चन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है व्हाट आर द लाइफस्टाइल डिजीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे बताऊँगा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ जो होती है, वो हमारे ह हम लोग इसको पैदा करते हैं, यानी ये हमारे बॉडी के अंदर पहले से नहीं होती है। ये जो डिजीज़ होती है वो हमको हमारी लाइफस्टाइल जो होती है वो सही तरीके से हम प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते उसकी वजह से ये जो बोलते हैं कि क्रिएट हो जाती है। और वो क्या कौन-सी डिज़ीज़ होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर मिथ्स होते हैं या मिसकंसेप्शन होते हैं कि हमारी जेनेटिक में है ये, तो हमारे ये चीज़ तो होना ही होना है, मगर ऐसा नहीं है। वो जेनेटिक था, वो पहले हमारे जो भी पापा को उनको था या हमारी फैमिली में किसी को भी था, मगर उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हमारी लाइफ़स्टाइल को अच्छे से हम लोग उसको हेल्दी लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करते हैं तब। तो उसमें कौन-सी डिज़ीज़ आती है, वो उसके बारे में बताऊँगा। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बुक में देख के ही बीपी है, डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, थायरॉइड है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, ओबेसिटी है, कैंसर है,
साइनस है, इस टाइप की बहुत सारी डिजीज अपन ने जो भी अपने आसपास में जो भी नॉर्मल अपन सुनते आ रहे हैं कि ये डिजीज, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ये सब प्रॉब्लम हमारे अंदर से हमने खुद ने पैदा की हुई डिजीज है। थैंक यू। थैंक यू प्रेरित जी, बहुत अच्छे से आपने बताया कौन कौन सी डिजीज होती है। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है सुन के कि इतनी सारी डिजीज के नाम अगर हम लोग किसी के सामने लेते हैं तो लगता है अच्छा ये सब कुछ लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी कि हमें खुद हम इसको डेवलप करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को फोकस नहीं करते हुए। यहाँ से दोस्तों हम आगे समझते हैं कि होती क्यों है डिजीज, राइट? क्या रीजन है इसके पीछे इन लाइफस्टाइल डिजीज होने का? तो ये सर उपदेश सर हम आपसे सुनना चाहेंगे कि इन सभी लाइफस्टाइल डिजीज जो अभी प्रेरित ने बताया वो क्यों डेवलप होती है, कैसे डेवलप होती है, क्या बेसिक रीजन है इसके पीछे? तो प्लीज ओवर टू यू सर। सो बेसिक रीजन जो इन सब लाइफस्टाइल डिजीज के पीछे, दैट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो कि इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर मैं एक कॉमन टर्म्स में अगर कहते हैं तो ऑक्सीजन हम सबके लिए बढ़िया होती है, बट वही ऑक्सीजन आयरन में जैसे जंग डाल देती है, तो उसी को ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बोलते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं। एक एटम किसी कारण से फ्री हो जाता है तो वो फ्री रेडिकल बन जाता है, दैट इज द कॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। बट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उससे आगे की बात है। हमारी बॉडी मैकेनिज्म, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो सब बहुत अच्छी तरीके से डिजाइंड है, और उसके अंदर अपने आप में लड़ने की क्षमता ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से। क्योंकि वहां पर वो जो फ्री एटम हुआ है, वो फ्री रेडिकल वो ढूंढता रहता है कि भाई मेरे को ये पूरा किया जाए, मेरे को कहीं पे अटैच हो, वो सब हो, तो उसको ऐसी सेल्स हैं जो कि उसको काउंटर कर देती हैं। बट स्ट्रेस कब आता है? स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में तब कन्वर्ट होता है जब हमारी बॉडी के अंदर इसका बैलेंस नहीं रहता, यानी कि फ्री रेडिकल डैमेज ज्यादा हो रहा है, और हम उसको जो काउंटर करने की जो वो है उसके अंदर वहां पे कम है, यानी कि एक सेना दूसरी सेना पे भारी पड़ रही है। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के केस में फ्री रेडिकल वाली जो सेना है, वो हमारी जो प्रोटेक्शन, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके ऊपर भारी पड़ रही है। यहाँ पर होगा, और वो सारी चीजें जो प्रेरित ने बताई कि जो कि लाइफस्टाइल के अंदर है, तो ये आती भी लाइफस्टाइल की वजह से ही है, तभी इनको बोला जाता है। लाइफस्टाइल के अंदर हमारा क्योंकि क्वालिटी क्वांटिटी फूड की बहुत नहीं है बेहतर, और फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बहुत ज्यादा कारण, सबसे पहले तो खुद का अपना स्ट्रेस है। हमारे हर चीज के अंदर, हमारे जॉब का स्ट्रेस या बिजनेस का स्ट्रेस या हमारे रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस, उसके बाद में बाहर से हमारे को पोल्यूशन है, एयर वाटर सॉइल पोल्यूशन, उन सब का स्ट्रेस है। उसके बाद में जो हम खा पी रहे हैं उसके अंदर पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं। फिर जो हम प्रोसेस फूड लेते हैं, देखिए कि कितनी सारी चीजें हैं, हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है। तो ओनली थिंग इज कि हम किस तरह बिग बैलेंस लाइफस्टाइल से उस मैकेनिज्म को बैलेंस करके या स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, दैट इज अ थिंग विच विल काउंटर द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज द मेन रीजन फॉर दीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। जी प्रवीण जी। ओके, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स। देखिए आप समझिए कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो सबसे बड़ा कारण बन के आ रहा है। तो ये हम सब के लिए एक नई इंफॉर्मेशन है कि जो ऑक्सीजन हम जिंदा रहने के लिए ले रहे हैं, जो हर जगह व्याप्त है, वो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं जाके हमारी लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बताया, वो कहीं ना कहीं जाके इम्बेलेंस डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से हमें ये सारी बीमारियां होने की संभावना बन जाती है। थैंक यू सर, इतना अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया। आई होप कि सब लोग इसको समझ पाए होंगे। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ कॉमन डिजीजेज हैं जो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं हमारे कम्युनिटीज़ के अंदर, हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं, उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो यहाँ से आगे हम चलते हैं संदीप जी की तरफ। संदीप जी थोड़ा सा बताइए आपकी डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, ये सब कैसे डेवलप होता है, क्या होता है ये? यस, मैं आपको करता हूँ एक। यस सर। सर क्लियर है आवाज सर, वॉइस? यस यस सर। हाँ। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले हम बात करते हैं ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। और मोटापा जो कि बेसिकली इस किताब में बताया गया है, दो तरह का बताया गया है कि अगर शरीर के कमर के नीचे का हिस्सा अगर आपका मोटा है तो उसे पियर टाइप ओबेसिटी कहते हैं, नाशपाती के आकार का ओबेसिटी कहते हैं। और आपका शरीर के कमर के चारों तरफ अगर वजन ज्यादा है
और तो उसको सेब मतलब एप्पल टाइप की ओबेसिटी कहा जाता है। मतलब आप मोटापे की जो डेफिनेशंस कही गई है इस किताब के अंदर कि आपका जो शरीर का वेट है वो आपके पूरे आपकी लंबाई में आपकी हाइट के अंदर किस प्रकार से वो बैलेंस्ड है, वितरित किया हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ है, उसके उसको मोटापा कहा गया है। और बेसिकली इस किताब के अंदर मोटापे का जो मुख्य कारण बताया गया है वो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलिन का रेजिस्टेंस, जिसको कि सिंड्रोम एक्स भी कहते हैं। ये एक टेक्निकल टर्म है, इसको हम थोड़ा डायबिटीज की जब बात करेंगे उसके अंदर मैं थोड़ा सा डिटेल में करूंगा। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मोटापा होता है लोगों में। और मोटापा बढ़ने का एक आज का मुख्य कारण हो गया है कि हमारे खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का अधिक बढ़ना और वसा वाला जो भोजन है उस उनके बढ़ने से मोटापा बढ़ रहा है। हम फिर भी वसा के भोजन को कम करते हैं क्योंकि हमको पता है कि इससे मोटापा बढ़ता है, बट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी एक काफी लंबी श्रृंखला होती है जो कि मोटापे को बढ़ाने के अंदर काफी सहयोग करती है। तो ये हो गया मोटापे की बीमारी, मतलब जिसको ओबेसिटी का नाम कहा गया है। अब इससे हम आगे चलते हैं डायबिटीज। मतलब मोटापा जो मुख्य वजह से वो उसका जो मुख्य कारण है वो है हमारा खान पान के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आया है। और अभी कोरोना की वजह से हमारे जो लाइफस्टाइल में काफी बड़ा चेंजेस आया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कोरोना के पहले हम इस शब्द को नहीं जानते थे, बट अब कोरोना के बाद में जब वर्क फ्रॉम होम होने लग गया है, सारा काम हम बैठ के करने लगे हैं, हमारा चलना फिरना कम हो गया, तो उसकी वजह से भी ये बीमारी काफी बड़े शहरों में, सभी शहरों में काफी तीव्र गति से बढ़ रही है। अब इसके बाद में आते हैं दूसरी बीमारी की बात करते हैं, डायबिटीज, जो कि आज कर हर घर घर के अंदर डायबिटीज के मरीज आपको मिलेंगे और बहुत ही तीव्र गति से फैल रही है। मतलब आसुरी रूप धारण कर लिया इस डायबिटीज ने। और यहाँ तक कहा गया है कि किताब की बात कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर है, आप और जानकारी लीजिएगा कि 5 में से 4 व्यक्ति डायबिटीज की वजह से मर रहे हैं। मतलब अगर रोगी हैं तो 4 व्यक्ति डायबिटीज मर रहे हैं। परंतु इसके अंदर आगे डिटेल भी किया गया है कि वो व्यक्ति डायबिटीज नहीं, डायबिटीज से होने वाले अन्य रोग, जिसमें कि हृदय रोग कहा गया है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहा गया है, और बहुत सारी इसके अंदर अंग भंग, जिसको कुछ इंग्लिश में कुछ नाम है इसका, तो वो भी कहा गया। और बढ़ती हुई उम्र के अंदर अंधापन आना, वो भी एक डायबिटीज का कारण है। तो डायबिटीज बेसिकली है क्या? जो हम खाना हम खाते हैं तो उसके अंदर से ग्लूकोज, उसमें से शर्करा रक्त में घुल जाती है और इसको नियंत्रित करता है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है। अगर इंसुलिन शरीर में पर्याप्त मात्रा में है तो वो हार्मोन शर्करा को बराबर नियंत्रित करता रहेगा और शरीर में ग्लूकोज नियंत्रित रहेगा। और अगर हमारा उतना नहीं बना पा रहा है जितना कि शर्करा या खाने के अंदर ग्लूकोज ज्यादा जा रहा है, तो हम इंसुलिन के स्तर से उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, तो रक्त के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाएगा। और रक्त में ग्लूकोज एक नियमित स्तर से बढ़ जाने पर उसको डायबिटीज का कहा गया है। डायबिटीज के अलग अलग लेवल्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल्स में हम बाद में करेंगे, या फिर उसका एक अलग अलग स्तर है। जो पर्टिकुलर नंबर्स हैं उसको मैं आप डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ कि डायबिटीज का वैसे नॉर्मल स्तर 90 से 110 रखा गया है, और 110 से ऊपर जा होता है तो उसको डायबिटीज का शिकार कहा जाता है। या और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम में से भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जिनको, या पूरे इंडिया के अंदर ऐसा है कि जो लोग को पता ही नहीं है कि डायबिटीज है। और डायबिटीज का मतलब वो अभी डायबिटीज के बाउंड्री लेवल पे, जिसको कि इस किताब में सिंड्रोम एक्स का नाम दिया गया है। मतलब वो अगर वो सही तरह से अगर अभी इतना इलाज कर लेता है, या कर लेता है पोषक तत्वों को पूरा करके, तो वो उस डायबिटीज की भयंकर बीमारी से बचा जा सकता है। तो अब डायबिटीज से आगे हम चलते हैं। तो डायबिटीज से मैंने अभी डायबिटीज को बताते हुए भी बताया था कि जो डायबिटीज से डेथ नहीं हो रही, डायबिटीज से होने वाले जो दूसरा रोग है, अब मैं दूसरा आपको हृदय रोग के बारे में बता रहा हूँ। इस किताब के अंदर हृदय रोग को एक सूजनकारी बीमारी कहा गया है। अब कहेंगे कि हम तो ये जानते थे कि यार हृदय रोग यानी कोलेस्ट्रॉल। अब इस किताब में कहा गया कि कोलेस्ट्रॉल का कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है हृदय रोग के लिए। इसको एक सूजनकारी यानी इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहा गया है। जो धमनियां जिसमें रक्त प्रवाह होता है उनमें रक्त का प्रवाह रुक जाता है। वो क्यों रुक जाता है? क्योंकि उसके अंदर प्रवाह के अंदर सूजन आ जाती है नलियों के अंदर, और सूजन होने की वजह से रक्त का प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है और उस पर हार्ट पे दबाव पड़ता है। और धीरे धीरे जब वो नलियां पूरी तरीके से ब्लॉकेज हो जाती है, जो हम जनरली सुनते हैं कि इसका हार्ट इतना परसेंटेज काम कर रहा है, इसका मतलब कि उसकी नलियां इतना परसेंटेज ब्लॉक हो चुकी है, तो वो धीरे धीरे हृदय पर दबाव पड़ता है और वो हृदयघात का शिकार हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि हृदयघात यानी
जो हार्ट अटैक की बीमारी होती है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होती है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। अब इतना ही जानना काफी है। और कहा गया है कि एचडीएल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अब हम कहेंगे चलो हम कोलेस्ट्रॉल को कम कंट्रोल करेंगे ताकि हार्ट अटैक नहीं होगा, बट अगर हम खाने के अंदर कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं भी लेते हैं तो हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार से है कि हमारा शरीर स्वयं कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब खराबी कोलेस्ट्रॉल में नहीं है, जो इसको कंट्रोल करता है, जो हार्मोन कंट्रोल करता है, वो हार्मोन की अगर कमी है तो वो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो एक जो कि उसको सपोर्ट करना चाहिए सिस्टम को, वो सपोर्ट नहीं कर पाता है। वो उसकी वजह नलियों के अंदर प्लेक, जो दांतों में हम सुनते हैं दांतों में प्लेक जमना, उसी प्रकार से वो नलियों के अंदर प्लेक जमना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये नलियां यानी धमनियां बंद होना रक्त का प्रवाह उस प्लेक की वजह से बहना, रक्त प्रवाह रुकता रहता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जैसे जैसे धीरे धीरे बहुत मध्यम गति से, और इस प्रकार से हृदयाघात होता है। तो ये 3 प्रकार की मुख्य बीमारियां सर। बहुत ही बढ़िया संदीप जी, इतना डिटेल में आपने बहुत ही साधारण लैंग्वेज में बताया। हर व्यक्ति इसको बहुत क्लियरली समझ पाया कि क्यों डायबिटीज होता है, कैसे होता है, हार्ट डिजीज कैसे डेवलप होती है, और हम सब लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये बीमारियां उत्पन्न होती है। चलते हैं दोस्तों, कुछ और डिजीज के बारे में बात करते हैं। बहुत ही आश्चर्य लगा जब ये लाइफस्टाइल फैक्टर जो हम यूं ही इग्नोर कर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट करते हैं। तो हम चलते हैं मनीष जी की तरफ, और मनीष जी से सुनते हैं कि ब्रेन डिजीज क्या क्या होती है, कैंसर्स क्या होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज क्या होती है। तो ब्रेन से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो क्या क्या होती है, थोड़ा सा मनीष जी आप इस पे प्रकाश डालिए। जी सर। सर जैसा कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ब्रेन डिजीज, कैंसर, इसी में ऑटोइम्यून डिजीज। तो ऑटोइम्यून डिजीज के बारे में बात शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहले बताया कि हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने से क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल डेवलप होते हैं। और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज का मतलब ही है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वही हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, उसी को ऑटोइम्यून डिजीज कहा जाता है। ये होती क्यों है? देखिए, जब फ्री रेडिकल हमारी बॉडी पर जब अटैक करते हैं तो उनसे बचने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एज डिफेंस मैकेनिज्म की तरह उस पर काम करता है। इसके भी दो पार्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी। कई बार प्राइमरी जो डिफेंस सिस्टम है वो ही इस स्ट्रेस को खत्म कर देता है, लेकिन कई बार जब स्ट्रेस ज्यादा होता है तो हमारे सेकेंडरी इम्यून सिस्टम को एक्टिव होना पड़ता है और वो उसको उसके साथ लड़ पाए। ये स्थिति अगर नॉर्मली हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लगातार बढ़ता ही रहेगा तो हमारा सेकेंडरी इम्यून सिस्टम लगातार एक्टिव रहेगा, और यही हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। जब ये लगातार एक्टिव रहता है तो यही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के जो हेल्दी सेल हैं उनको भी डैमेज करना शुरू कर देता है। और जब ये करता है तो ये जहां पर भी हेल्दी सेल को डैमेज करता है वहां पर हमारी बॉडी के अंदर किसी न किसी लाइफस्टाइल डिजीज को जनरेट करता है। अगर हम इसी में बात करें तो जो सेकंड हम बीमारी की बात कर रहे हैं, कैंसर। कैंसर के अंदर क्या होता है कि ये हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल के ऊपर अटैक कर कर उसके डीएनए को चेंज करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स डेवलप होती हैं। ये एबनॉर्मल सेल जब डेवलप होती है तो ये हमारी बॉडी के अंदर डीएनए रेगुलर से सेल्स डेवलप करता रहता है। बेसिक प्रोसेस ये है कि हमारी बॉडी में सेल डैमेज होती है और डीएनए उसको नई सेल्स डेवलप करता है। लेकिन कैंसर के केस में क्या होता है कि वो सेल डेवलप करता रहता है रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद भी। तो जो एक्स्ट्रा सेल डेवलप होती हैं ये हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल के रूप में डेवलप होती हैं, और ये जाकर हमारी दूसरी टिश्यूज हैं उनको डैमेज करना शुरू करती है। इसी को आप कैंसर के गिठान के रूप में कह सकते हैं। और ये जिस भी पार्ट में डेवलप होता है उस पार्ट का हम कैंसर कहते हैं। ये कैंसर इसी तरह से ऑटोइम्यून डिजीज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से ही डेवलप होता है। देन अगर हम थर्ड बात करें तो मैक्यूलर डिजेनरेशन। आप देखिए आंखों के प्रोसेस को देखें हम पहले तो, कि मैकुलर डिजेनरेशन में हमारी आंखें का प्रोसेस क्या है, हम देखते हैं रेटिना के थ्रू। हम जो भी देखते हैं वो संदेश हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, और ब्रेन उसके तहत हमें बताता है कि हमने क्या देखा। लेकिन आप सोचिए प्रोसेस कितना फास्ट है, हम जो भी पिक्चर देख रहे हैं वो प्रोसेस कितना फास्ट हो रहा है, उसमें हमारे को 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगता है। हमारे को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि कितनी सारा प्रोसेस हो चुका है। ये प्रोसेस जब रेगुलर चलता रहता है, इसमें जब इस प्रोसेस के अंदर हमारी बॉडी में अगेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होगा तो मैकुलर डिजेनरेशन होगा। इस बीमारी को आमतौर पर ये कहा जाता है कि ये उम्र के साथ होने वाली बीमारी है। उम्र के साथ आंखों का कमजोर होना, धुंधला दिखाई देना। लेकिन ये उम्र के साथ की बीमारी नहीं है। आजकल के टाइम में काफी आप देखेंगे यंगस्टर को भी इस तरह की बीमारी होती है कि धुंधला दिखना शुरू होता है, मैकुलर डिजेनरेशन होता है। ये दो तरीके का होता है, एक ड्राई होता है और एक वेट होता है।
जब ये ड्राई में होता है, सूखा जिसको कहते हैं मैकुलर डिजेनरेशन, उसके अंदर रेटिना के सेंटर पार्ट के को कमजोर करता है ये। और जब ये वेट होता है तो ये रेटिना के अंदर की तरफ जो ब्लड वेसल होती है उसकी ग्रोथ को बढ़ा देता है। दोनों ही केस में हमें धुंधला दिखना शुरू होता है, हो सकता है कोई ब्लाइंड स्पॉट आए और धीरे धीरे आंखों की रोशनी पूरी तरह से जा भी सकती है इसके अंदर। अगर लास्ट हम बात करें तो ब्रेन डिजीज में हमारे ब्रेन के अंदर बेसिकली हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और इसी वजह से इसका डिफेंस सिस्टम भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इस वजह से इसके अंदर एक ब्लड ब्रेन बैरियर करके एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसके तहत ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बहुत हद तक जाने नहीं देता है। अगेन यहाँ पर भी अगर इस बैरियर को अगर डैमेज कर दिया जाता है और हमारी बॉडी ब्रेन तक अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पहुंचता है बहुत ज्यादा मात्रा में, या इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो हमारी ब्रेन के अंदर जो बीमारी डेवलप होती है उसके अंदर जो कॉमनली आप नाम सुना होगा, अल्जाइमर होती है, पार्किंसन होती है, स्क्लेरोसिस होती है। जो अल्जाइमर है उस बीमारी के अंदर आप देखिए क्या होता है कि हम भूलना शुरू करते हैं। आमतौर पर अभी कई बार हमें कुछ याद नहीं आता है, उसको एक नॉर्मल हम मानते हैं, लेकिन जब ये बीमारी बहुत बढ़ती है, अगर गए इसको बीमारी के रूप में, तो हम कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं, वो अल्जाइमर है। लेकिन आप देखिए कि पार्किंसन बीमारी भी आपने सुना होगा कि उसके अंदर कंपन शुरू होती है, कंपन शुरू होती है, बॉडी के वाइब्रेशन शुरू होता है। देन अगर थर्ड बात करें तो एएलएस जो है उसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर जो एक परत होती है, माइथेलिन शील्ड होती है, जिसको जो परत होती है वो डैमेज शुरू होना शुरू होती है, और बाकी दो बीमारी के अंदर सेल्स डैमेज होना शुरू होती है। ये बीमारियां भी इसलिए बहुत डेंजरस है क्योंकि इन बीमारियों के अंदर ब्रेन के साथ क्या है कि ब्रेन में वापस डेवलपमेंट इजीली नहीं हो पाता। ब्रेन जब डैमेज होना शुरू होता है तो वो रिकवरी नहीं कर पाता। इसलिए आप देखिए कि अगेन अल्जाइमर और पार्किंसन बीमारी के बारे में भी अगर आप सुनेंगे तो इन बीमारियों के अंदर पेशेंट की हालत खराब ही होती जाती है, और इसका रिकवरी किसी तरीके से नहीं हो पाता। गजब की इंफॉर्मेशन मनीष जी आपने दी। फ्रेंड्स, हम सब ने समझा कि कितना डैमेज कर सकता है ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारी बॉडी को, और कितना इफेक्ट कर सकता है हमारी लाइफ पे, हमारे डेली रूटीन पे, अगर हम इसको समय पे नहीं समझे और समय पे इसके ऊपर ध्यान नहीं दें। निर्मल जी की तरफ चलते हैं अब। और निर्मल जी, थोड़ा सा आप बताइए कि फेफड़े पे कैसे इसका इफेक्ट आता है, हमारे घुटनों पे, आर्थराइटिस, हड्डियों पे क्या इफेक्ट आता है इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, किस तरह से वो बीमारियां डेवलप होती गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि बात चल रही है बीमारियों की, तो यहाँ पे लंग्स आप सब जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। लंग्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं वो बेसिकली ऑक्सीजन को लेते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस बाहर छोड़ते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे काम करता है बेसिकली, जैसे हमारे नाक से हम सांस लेते हैं तो वो वहां से लंग्स तक एक विंड पाइप होता है जिसको कि साइंस की लैंग्वेज में ट्रेचिया बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। और उस विंड पाइप में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो बाहर की एयर जो होती है उसमें बेसिकली नाइट्रोजन होती है मेनली, और बहुत सारी दूसरी एयर्स भी होती है, ओजोन होती है, बहुत सारे फ्यूम्स होते हैं, और सेकेंडरी स्मोक वगैरह पार्टिकल, बहुत सारी ऐसी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी लंग्स के लिए या हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो लंग्स क्या करते हैं कि उस एयर को जब लेते हैं तो उसमें से वो लंग्स के अंदर जब जाती है एयर, तो वो लंग्स के अंदर जो एंड पार्ट होता है उसका, उसको एल्वेओलाई बोलते हैं, वो ऑक्सीजन को सक करते हैं। और वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड के अंदर आप सब जानते होंगे जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो जिसका हीमोग्लोबिन जिसका मेन पार्ट होता है, तो वो बेसिकली क्या करता है, जो ऑक्सीजन कैरियर के रूप में काम करता है, और वहां से वो ऑक्सीजन को लेके और अपने हार्ट को देता है। उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, जो हार्ट के पास जाता है। और हार्ट क्या करता है, उस ब्लड को जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको पूरी बॉडी में पंप करता है। हमारी बॉडी की हर सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो ऑक्सीजन इस तरह से हमारी बॉडी की हर सेल्स को पहुंचती है। और इसका जो उल्टा प्रोसेस होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो इम्प्योर ब्लड हो जाता है, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, वो वापस से लंग्स के पास पहुंचता है हार्ट के थ्रू, और लंग्स उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस से बाहर निकाल देता है। ये प्रोसेस सही से चलता रहता है जब हमारे लंग्स की मसल्स अच्छी होती है, हमारा जो विंड पाइप है, ट्रैकिया है, वो उसका जो अंदर की लेयर होती है वो सही होती है। लेकिन जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जैसे कि आप सबने अभी सुना, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है विंड पाइप के अंदर, और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ रुकावट आ जाती है।
और हमारे जो लंग्स की कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है और ऑक्सीजन को सही से वो सक नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से जैसे अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स जिसको बोलते हैं, अस्थमा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो लंग्स रिलेटेड डिजीज है। और उसमें ब्रेथनेस, जो लॉस ऑफ ब्रेथ का फीलिंग होता है, मतलब हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, ये उसका मेन सिम्टम्स होता है और हमको बहुत सारा उसमें ट्रीटमेंट वगैरह करना पड़ता है। तो बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसका एक मेन रीजन होता है। और जो हम एयर जो ग्रहण करते हैं उसमें जो पॉल्यूटेंट बहुत सारे जो होते हैं वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। तो सबसे पहले तो हमको अच्छी एयर लेनी चाहिए, उसके लिए हमको एयर प्योरीफायर, एक अच्छी क्वालिटी का एयर प्योरीफायर यूज करना चाहिए। और जो पैसिव स्मोकिंग है इवन उससे भी दूर रहना चाहिए। और इस टाइप के जो एयर है वो गुड क्वालिटी एयर हमको लेना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह भी करनी चाहिए हमको, वो सारी चीज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया लंग्स की बात होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थराइटिस की बात करते हैं। ऑस्टियो अर्थराइटिस, जैसे बताया, ऑस्टियो का मतलब होती है बोन्स, ये बोन्स से रिलेटेड डिजीज होती है। इसके 3 टाइप होते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस। हम तीनों के बारे में शॉर्ट में बात करेंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बेसिकली क्या होता है कि ये जो जॉइंट्स जो होते हैं, बड़े बड़े जॉइंट्स होते हैं, जो इसको वेट बेयरिंग जॉइंट्स बोलते हैं, अपनी बॉडी का जो वेट बेयर करते हैं, जैसे कि हिप जॉइंट हो गए या जो एंकल ये नी जॉइंट्स जो हो गए, सॉरी, नी जॉइंट्स हो गए। तो वहां पे क्या होता है कि जो दो जॉइंट्स, जो दो बोन्स होती है, वो जो कनेक्टिंग होती है उसके बीच में कार्टिलेज करके एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। वो वेयर एंड टियर जब उसमें होता है तो बोन्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, वो आपस में टकराती है और वो इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे हमको पेन होता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और उस वजह से क्या होता है कि और ये बेसिकली होता क्यों है, क्योंकि एक तो एज रिलेटेड भी हो सकता है और दूसरा क्या होता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जैसे कि लाइफस्टाइल डिजीज की बात करें, हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया है और जो न्यूट्रिएंट जो वहाँ पे कार्टिलेज फॉर्मेशन के लिए चाहिए वो प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तो ये सारी चीज होती है। और कई बार कुछ वहाँ पे चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, उस वजह से भी वहाँ पे वो कार्टिलेज के अंदर वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां से भी वो क्रिएट होती है सिचुएशन। और इसका 4 स्टेजेस होती है अलग अलग। पहले माइल्ड स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज होती है, अगर वहां पे इसको अच्छे से हमने कंट्रोल कर लिया और उसके लिए कुछ जो रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशन है वो अगर हमने प्रोवाइड किया और लाइफस्टाइल को हमने बेटर किया, एक्सरसाइज है उस चीज को इंक्लूड किया अपनी लाइफ में, तो हम उससे काफी कुछ लंबे टाइम तक उससे निजात पा सकते हैं। दूसरा जो ऑस्टियो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की बात करी, जैसे ये हमने बड़े जॉइंट्स की बात करी, छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे उंगलियों का जॉइंट्स है, इस टाइप के जॉइंट्स के अंदर जब स्वेलिंग होती है या वहाँ प्रॉब्लम होती है तो वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बोलते हैं। ये बेसिकली ऑटो इम्यून डिजीज है। जैसा मनीष जी ने बताया कि जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद हमारी हेल्दी सेल्स पर अटैक करना चालू कर देता है तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसमें ये भी बहुत पेनफुल होता है और इसमें भी बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है। इसका मेन बेसिक रीजन जो है वो फ्री रेडिकल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वही सब कुछ है। तीसरा हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब जैसे मैंने बताया आपको बोन्स, और पोरोसिस मतलब जो पोरस हो जाती है। जैसे हम डिफरेंस देखें, एक पत्थर होता है और एक फोम होता है, जो गद्दा होता है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, गद्दे को अपन दबाते हैं तो वो स्पंजी टाइप फोम टाइप होता है और पत्थर जो होता है वो एक हार्ड होता है। तो यही कुछ सिचुएशन होती है अपनी बोन्स के साथ में, जब वो पोरस हो जाती है, मतलब उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। बोन्स को कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है? बोन्स बेसिकली एक लाइवली टिश्यू बोलते हैं। बोन्स के अंदर हमेशा 2 चीजें प्रक्रिया चलती रहती है, एक ऑस्टियोब्लास्ट और एक ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है जो बोन्स का बनना, और ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब बोन्स का टूटना। और ये दोनों प्रक्रिया जब अगर संतुलन में चलती है तो हमारी बोन्स जो होती है उसकी डेंसिटी जो होती है वो मेंटेन रहती है और बोन अच्छी हेल्दी रहती है। लेकिन अगर वो बोन्स का टूटना है, वो प्रक्रिया ज्यादा हो गई, तो हमारी बोन्स पोरस हो जाती है। और ये किस वजह से होता है? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। जैसे बोन्स को क्या क्या न्यूट्रिएंट चाहिए? विटामिन डी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, राइट, फिर जिंक चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, मैग्नीज चाहिए, विटामिन सी चाहिए। ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बोन्स को चाहिए होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे खान पान या हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें वो नहीं मिल पाते हैं, राइट। तो उस वजह से वो उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है और ये सारे प्रोसेस होता है और पोरस हो जाती है। उस वजह से आपने सुना होगा कई बार की चलते चलते फ्रैक्चर आ जाता है, राइट। किसी को ऐसे ही चल रहे थे और जरा सा भी कुछ फिसल गया और फ्रैक्चर हो गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनकी हड्डियां इतनी फ्रेजाइल हो जाती है, इतनी पोरस हो जाती है कि वो उसमें अंदर जान नहीं रहती, और ये बहुत पेनफुल होता है। और लेडीज के अंदर ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और खास करके जब लेडीज का जो मेनोपॉज का टाइम होता है उस टाइम पे बहुत जबरदस्त ज्यादा ये प्रॉब्लम के चांसेस होते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखें तो इन सब चीजों से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू निर्मल जी एंड थैंक्स टू सभी हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं। आप सब लोगों ने इतना अच्छे से डिटेल में बताया है कि क्यों ये लाइफस्टाइल डिजीज डेवलप होती है, क्या क्या होती है। और आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग को आज बात तो करनी थी डाइट एंड न्यूट्रिशन की, लेकिन ये बात कर रहे हैं बीमारियों की। तो एक्चुअली दोस्तों ये पहले समझना जरूरी है कि बीमारियां है क्या और होती कैसे। तो थैंक्स टू ऑल, हम सब ने आज यहाँ पे समझा। और निर्मल जी मैं आपसे ही एक क्वेश्चन दोबारा करना चाहूंगा, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। वो ये है कि अब बात आती है कि चलो ये हमको समझ में आ गया कि ये बीमारियां होती हैं, ऐसे होती है, हम सब लोगों ने आप सीखा समझा। अब सप्लीमेंट्स का क्या रोल है? कैसे हम सप्लीमेंट्स को प्रॉपर लेते हुए इसको इससे बच सकते हैं, या अगर कोई बीमारी हो गई तो कैसे उससे बच सकते हैं, और अगर नहीं है तो कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं कि वो होवे नहीं। तो व्हाट इज द यस रोल ऑफ सप्लीमेंट टू मेंटेन एंड रिस्टोर योर हेल्थ? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप किया यहाँ पे। यहाँ जिससे मैंने आपसे बात किया कि जो हमारी बॉडी की सेल्स जो होती है उनको रिक्वायर होता है न्यूट्रिशन, राइट। जैसे जो भी हम खाना खाते हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं अपना डे टू डे वर्क करने के लिए और अपना को हेल्दी रखने के लिए। वो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं। बेसिकली सबसे बड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन होता है, जैसे फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर माइक्रो में जैसे बात करें तो विटामिन मिनरल होता है, कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर रिक्वायर होता है, वाटर चाहिए। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। और जब इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, कमी क्यों हो जाती है? जैसे कमी होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल की बहुत सारी बातें जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, राइट। आज आप देखेंगे कि आज हम जो खाना खाते हैं वो ऐसा खाते हैं जो कि टेस्टी ज्यादा होता है और हेल्दी कम होता है। खास करके बच्चों की बात करें, आप इस चीज को देख पा रहे हैं। फिर हम जिस एयर में रहते हैं, बेसिकली एयर, वाटर और फूड, ये तीन चीजें ऐसी हैं जहाँ से कि जो पॉल्यूट हो गए हैं और उस वजह से बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो रही है। एयर की बात करें तो एयर की, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में, फैक्ट्रीज के वाले एनवायरनमेंट के बीच में, शहरों में जब हम रहते हैं, बहुत सारे गाड़ियों से बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, व्हीकल से होता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो फ्रेश एयर जो हमको चाहिए होता है वो प्रॉपर वहाँ मिल नहीं पाती, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होने का एक बहुत बड़ा रीजन वहाँ पे डेवलप होता है। फिर जब फूड की बात करें तो आज फूड क्वालिटी की बात करें, जैसे आज, राइट। जैसे आप देखेंगे कि आपने कई बार ये फील किया होगा, कई बार आप गांव में जाते हैं अपने गांव में और वहाँ की कोई सब्जी वगैरह या फ्रूट वगैरह खाते हैं तो उसका टेस्ट ही बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि वो एकदम फ्रेश होता है, वो एकदम से ताजा लिया हुआ होता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, हम जो सिटी में रहते हैं तो हम बहुत पुराना मतलब वो कब सब्जी कट के वहां पे आई, फिर कब हमारे फ्रिज में आई और कब हमने खाया और कितना उसको प्रोसेस किया, बहुत ज्यादा हम प्रोसेस भी उसको करते हैं, उसमें बहुत सारा विटामिन मिनरल चल जाता है, राइट। तो इस वजह से हमारी जो बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, राइट। एक चीज आपको मैं और बताना भूल गया, जो अपन बोन्स की बात कर रहे थे, तो बोन्स को बेसिकली कैल्शियम का जो रिक्वायर होता है उसमें एक टेस्ट होता है, एएमडी टेस्ट होता है। सो वो टेस्ट से पता चलता है कि हमारी बोन्स कितनी पोरस है, कितना उसमें कैल्शियम है, राइट। तो उससे हमको ये अंदाजा आता है कि न्यूट्रिशन की कितनी डेफिशिएंसी है, और ये बेसिक आजकल बहुत कॉमन हम देखते हैं। तो यहाँ पे अब सप्लीमेंट का क्या रोल आता है, जैसे आपने पूछा कि इस कमी को कैसे हम पूरा करें, राइट। तो इस कमी को कहीं ना कहीं पूरा तो करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसको दूसरी जगह से लेने की कोशिश करेगी, राइट। जैसे मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, लेकिन जैसे हार्ट को भी कैल्शियम का रिक्वायर होता है। अगर उसको अगर कैल्शियम नहीं मिला तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे बोन्स इंपॉर्टेंट है, हार्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। बोन्स एक बार टूट जाएगी चलेगा, लेकिन हार्ट अगर रुक गया तो नहीं चलेगा। तो हार्ट क्या करता है, वो बोन्स से कैल्शियम चुरा लेता है, राइट। और बोन्स से कैल्शियम चुराएगा तो हार्ट का तो काम हो गया, लेकिन बोन्स उसमें वीक हो गए। तो इसलिए हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो हमको प्रॉपर देना ही पड़ता है, और वो नहीं देते हैं तो हमको एक बार बॉडी इस तरह से एडजस्ट कर लेगी, लेकिन वो कब तक कर पाएगी, जब तक उसकी कैपेसिटी होगी, जब तक हम यंग हैं या जब तक वो चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, वो अपने को सिग्नल देगी, और सिग्नल अलग अलग टाइप से सिग्नल देगी। आप देखते हैं बहुत सारे सिग्नल्स हमको मिलते हैं कि अचानक से कभी किसको क्या हो जाता है, कभी इधर दुखने लग जाता है, कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, डॉक्टर के पास हमको दौड़ के जाना पड़ता है। तो अगर हम इस चीज का, न्यूट्रिशन का प्रॉपर पूरा ध्यान रखें, कैसे ध्यान रख सकते हैं कि जो बॉडी को रिक्वायर है, उसको आरडीए बोलते हैं, बेसिकली रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस बोलते हैं, उससे भी ज्यादा रिक्वायर होता है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने एक टर्म डिफाइन किया, आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या डेली अलाउंस बोलते हैं उसको, जितना कि हमको न्यूट्रिशन डेली रिक्वायर होता है।
अगर उसका भी हम पूर्ति कर ले तब भी एक बार के लिए ना होता, लेकिन आप जान के आश्चर्य करेंगे कि वो भी हम पूरा नहीं कर पाते। जैसे ICMR का सर्वे किया गया कि 10 में से 9 लोग जो इंडिया में है वो प्रोटीन डेफिशिएंट है, राइट। ऐसे बहुत सारे सर्वे किए हैं जो एजेंसीज ने, कि बहुत सारे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी चाइल्ड के अंदर माल न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इशू है, जो कि आप देख पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कैंपेन चल रहे हैं, गवर्नमेंट बहुत सारा उस चीज को प्रमोट कर रही है। लेडीज के अंदर आयरन की बहुत सारी डेफिशिएंसी है, एनीमिया का प्रॉब्लम है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट को पूरा कैसे करें, तो वहां पे कहीं ना कहीं सप्लीमेंट का रोल आता है। कि अगर हम ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लें जो ऑर्गेनिक हो, प्योर हो, नेचुरल हो, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, तो हम अपनी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू निर्मल जी, बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और मैं, ऐसा लगता है कि बस ये हम सुनते ही जाएं, समझते जाएं, लेकिन टाइम की अपनी मर्यादा है। तो बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि सप्लीमेंट की क्या जरूरत है और क्यों जरूरत है। अब दोस्तों, ये तो हमें समझ में आ गया कि हमें अगर अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, कैसे चूज करें कि जो सप्लीमेंट हम ले रहे हैं वो बहुत सही है, राइट, और कब तक हमको लेना चाहिए, इस बारे में हम जानना चाहेंगे उपदेश सर आपसे। तो प्लीज आप कंटिन्यू करें कि विच आर द बेस्ट सप्लीमेंट्स, क्यों जरूरी है, कौन से लेने चाहिए और कब तक लेने चाहिए। सो दैट्स ग्रेट। काफी पैनलिस्ट ने काफी डिस्कशन कर ही लिया, और जो मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड निर्मल जी ने भी अभी आंसर दिया ही था। सो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जरूरी हैं, और जब हमें ये चूज करना हो कि कौन से बेस्ट हैं, तो बेस्ट में सबसे पहला पैरामीटर आता है सीड टू जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है। वो कंट्रोल तभी हो सकता है जब आप जो बीज बो रहे हैं, अब वो ऐसे भी हो सकता है कि फार्म खुद के हो, वो ऐसे भी हो सकता है कि जो फार्मर्स जहां पर जिनसे कि आपने टाइप कर रखा उनके यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी दे करके उसकी कंट्रोल फार्मिंग कराएं। तो ये बेसिक चीज है कि हम वो उसको, फिर उसके बाद में जैसा निर्मल जी ने बताया कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खेती आसान तरीका नहीं है, बहुत महंगा तरीका है। तो डेफिनेटली कॉस्ट वाइज वो महंगा पड़ जाता है और उसको कई लोग अवॉइड करते हैं। तो इसलिए वो सब जानना जरूरी है, तब जाकर के हम सप्लीमेंट्स की क्वालिटी को देख पाएंगे। और फिर उसके बाद में किस प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हैं, कंपनी के पास क्या पेटेंट्स हैं, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। अगर मैं आपसे, यहाँ पर हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स हमको ये भी देखने हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स होने चाहिए, ना कि केमिकल वाले सप्लीमेंट्स हो। तो बेस्ट सप्लीमेंट्स का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कि $14 बिलियन खर्च कर रही है वर्ल्ड के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बट वो केमिकल सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फार्मा कंपनी। लेकिन दूसरी तरफ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केवल और केवल सप्लीमेंट्स के ऊपर ही अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगा रहा है, कि खेतों के ऊपर वो लगा रहा है। तो वहां पर आपको ये डिफरेंस करना पड़ेगा। जिस तरह से हमें फूड के ऊपर लेबल पढ़ना आना चाहिए, उसी तरह से जो हम सप्लीमेंट के ऊपर भी लेबल्स होते हैं, वो सप्लीमेंट उस कंपनी की स्टोरी होती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक न्यूट्रीलाइट से ज्यादा बढ़िया अभी तक कोई भी इस तरह का नहीं देखा है सप्लीमेंट। मैं काफी कंपेयर कर चुका हूँ। अब जब दूसरे उसका बात आता है कि कब तक लेने चाहिए, मैं कहता हूँ लेने ही नहीं चाहिए। मैं तो उस मेंटालिटी में था। क्यों? क्योंकि अगर एक विटामिन सी की बात करें, जैसा निर्मल जी ने बताया कि अगर हम 16 ऑरेंज खा लें, हमारे सीबीएसई में स्टोरी थी 17 ऑरेंजेस, तो 16 संतरे खा लीजिए, आप 10 कीवी फ्रूट ले लीजिए, 10 अपना उसके अलावा कोई जूस वगैरह है वो सब कोई 10 ग्लास ले लीजिए। और तो और बुक में मेंशन कर रखा है कि 16 कप अगर ब्रोकली खा लेते हैं, तो खाली विटामिन सी के लिए बताया है मैंने, उसके अलावा इसके 24 विटामिन सी और मिनरल्स होते हैं। तो आप जब ये सारा कुछ लेने लग जाए, बंद कर दीजिए सप्लीमेंट्स, या लीजिए मत अगर आप ले रहे हो ये सब तो। और प्रोटीन, हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन सोयाबीन है, उसमें भी 43% ही केवल डाइजेस्टेबल होता है। तो आपके पास में कोई 100% डाइजेस्टेबल सोर्स मिल जाए और आप प्रॉपर लेने लग जाए, बंद कर दीजिएगा आप सप्लीमेंटेशन। ओमेगा 3 ओमेगा 6 तो कहीं मिलते ही नहीं है, हमारे शरीर के अंदर बनते ही नहीं है। कहीं से आ जाए कोई ऐसा सोर्स, अभी तक तो आया नहीं, तो अब भगवान बना करके कैसे भेजेगा। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमको बाहर से ही लेना पड़ता है। उसके कई तरीके हैं, फ्लैक्सीड भी आता है, सब वो भी चीजें, लेकिन उनका बैलेंस ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बना करके जिस दिन आप रखने लग जाए, बंद कर दीजिएगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है
पॉल्यूशन वगैरह खत्म हो जाए, जहाँ मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, पेस्टिसाइड वो सब डलने बंद हो जाए, आप प्रोसेस फूड खाना बंद कर दीजिए, आप एक काम करिए होल ब्लेस प्लांट फूड पे आ जाइए, आप डेयरी बिल्कुल बंद कर दीजिए। जिस दिन आप बिल्कुल एकदम सात्विक रूप से और यहाँ पर आप वो करने लग जाएंगे और आप एक ये मान के चलिए सतयुग में आ गए, तो आपको कतई सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। और नहीं है तो प्लीज, जैसे कि खाना खा रहे हैं हम अपने इस इस जन्म को भोग रहे हैं, तो अच्छी तरह से हम भोगें, अच्छी तरह से हम अपनी कार्य प्रणाली को जारी रखें, हम एजिंग भी हमारी हेल्दी हो, तो फिर डेफिनेटली खाने की तरह ही है, वो खाना ही है। द ओनली थिंग इज कि जिस तरह से 2 मिनट्स मैगी आ गई, तो ये भी 2 मिनट का काम है कि आपने पानी के अंदर अगर फाइबर है, प्रॉब्लम नहीं, हम फाइबर मिल रहा है तो पानी हमने फाइबर मिला लिया, हमने प्रोटीन का कोई शेक बना लिया, हमने कोई वो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल जो कि प्रॉपर सब्जियों और फलों से बना है, एक्सट्रैक्ट से बना है, हमने वो खा लिया। और हम मछली खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर फिश का कोई ऑयल हमारे को मिल रहा है वहां पे एक अच्छे सप्लीमेंट में, तो हमने ओमेगा 3 ले लिया, तो दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर कंपलसरी। और उसके अलावा आप सर्वे करने के लिए, जो वैसा संदीप जी और निर्मल जी ने मेंशन किया, उतना सर्वे करने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर अगर 5 केवल आप हेल्दी लोग ढूंढ लीजिए, अगर हैं तो सप्लीमेंट्स मत लीजिए। ओके, थैंक यू। वंडरफुल सर, वंडरफुल। बहुत ही एक कहते कि आज के समय का एक सटीक एग्जांपल आपने दिया कि हम मैं तो कहता हूँ घर के अंदर ठीक है, अगर आसपास के भी 5 ढूंढ लेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो 5 लोग अगर हेल्दी हमने ढूंढ लिए तो हमें सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सही कहीं ना कहीं इम्बेलेंस है तो हमें सप्लीमेंट जरूर लेना चाहिए। लेकिन अब हमने ये समझ लिया कि सप्लीमेंट लेना चाहिए, हमने ये समझ लिया कि ऑर्गेनिक चाहिए, नेचुरल चाहिए, लेकिन अब कौन सा सप्लीमेंट कितना लेना चाहिए, क्या हमारा फूड कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और कैसे ये सप्लीमेंट्स मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन से डिफरेंट कैसे हैं, वो समझने के लिए हम चलते हैं मनीष जी के पास। एक बार फिर से मनीष जी, प्लीज इस पे थोड़ा सा डिस्कस कीजिए कि ये सप्लीमेंट्स कौन कौन से कितने लेने चाहिए और मेडिसिन से कैसे ये अलग है। जी जैसा कि अभी आपने सुना, हमारे को हेल्दी रहना है तो काफी कुछ फूड कॉम्बिनेशन में हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो हमारे को फूड में कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे हमारा एक फूड कॉम्बिनेशन कंप्लीट बनता है। तो अगर बात करें तो उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स होने चाहिए, कार्ब होने चाहिए, फैट होने चाहिए, और वाटर और फाइबर। ये हैं जो हमारे डेली इंटेक में होने चाहिए, जिसकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट रहती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी एनर्जी लेती है, और फूड से एनर्जी लेती है, और उससे हमारी बॉडी चलती है। अगर किसी इंसान की कैलोरी, एग्जांपल के लिए अगर 2000 कैलोरी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए कि 45 से 65% जो कैलोरी है वो कार्ब से आनी चाहिए, 10 to 35 के बीच में कैलोरी उसको प्रोटीन से आनी चाहिए, और 20 से 35% के बीच में उसको फैट से आनी चाहिए। अगेन ये वेरिएशन क्यों है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, आप किस सिचुएशन में हैं, उसके लिए ही आपको वेलनेस कोच की या डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको प्रॉपर तरीके से आपको एक डाइट बता सकता है कि आपको परसेंटेज क्या रखना चाहिए इसके बीच में। अगर हम यहाँ बात करें कि जैसा मेरे से पहले उपदेश जी ने बताया था कि हम सप्लीमेंट के थ्रू इसको कैसे पूरा कर सकते हैं, तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारे को जो बेसिक सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है सबसे पहले प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे को कैसा लेना चाहिए, नेचुरली वो नेचुरली प्रोसेस्ड होना चाहिए, वो एक तरह से प्लांट एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, कंप्लीटली प्लांट से लिया गया प्रोटीन होना चाहिए, हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन हो, इस तरीके का प्रोटीन होना चाहिए। और डेली हम हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट वैसे तो देखेंगे कि पर केजी पे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और इसको पूरा करने के लिए हमारे को लगभग 30 ग्राम प्रोटीन हमें अदर सोर्सेज से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे को जो डाइट है उसके थ्रू लगभग 50% ही कंप्लीट हो पाता है। देन सेकंड जो हमारी रिक्वायरमेंट रहती है हमारी बॉडी में, जैसा कि हमने बात किया विटामिन एंड मिनरल्स की, इसको लेने के लिए हमारे को अलग अलग तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, जिससे हमारे को ये पूरा हो पाता है। अगर हम बात करें तो ये कितने चाहिए होते हैं, 13 तरह के विटामिन हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें विटामिन A, B1, B2, B6, B12, C, D, E, K, नियासिन, फोलेट, बायोटीन और पेंटाथोनिक एसिड, ये टोटल 13 विटामिन है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से मिनरल्स हैं, आप देखिए कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, और अगर हम बात करें कॉपर, क्रोमियम, इस तरह के मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसको पूरा करने के लिए या तो हम, जैसा कि अभी मुझसे पहले बताया गया कि 5 तरह के फ्रूट्स और 3 तरह की वेजिटेबल्स डिफरेंट कलर की हमारी खाने में रखें, या हम कोई बेहतर सप्लीमेंट इस तरीके का लें जिसके अंदर एक ही के अंदर ये सारे रिक्वायर्ड मात्रा के अंदर हों। इस तरह का सप्लीमेंट जो ले सकते हैं हम, जिसके अंदर 13 विटामिन और 11 मिनरल का हो,
और नेचुरल फॉर्म में हो, वो हम ले सकते हैं। और तीसरा जो हमारी रिक्वायरमेंट आती है जो फैट के अंदर, जैसा कि हमने सुना कि हम फैट भी जो हम लेते हैं उसका रेशियो काफी डिस्टर्ब है, हमें 4:1 का रेशियो होना चाहिए ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का, जिसके अंदर ओमेगा 6 की हमारा इंटेक बिल्कुल भी ना के बराबर होता है, ओमेगा 6 ही है जो हम अधिकतर लेते हैं। इस रेशियो को पूरा करने के लिए हमारे को ओमेगा 3 भी सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए। अगर हमें उसे चेक करना है तो उसमें ईपीए और डीएचए का जो बैलेंस है वो 180:120 होना चाहिए। और इसके लिए बेस्ट सोर्स है ओमेगा 3 का सैल्मन फिश, जिससे हमारे को ओमेगा 3 बेस्ट फॉर्म में मिलता है, वो हम ले सकते हैं एज अ सप्लीमेंट के रूप में। अगर इसके बाद हमारे को रिक्वायर होती है तो हम इसमें फाइबर भी एक ऐड कर सकते हैं, अगर हमारा डेली फूड इंटेक से फाइबर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और कई बार हमें लगता है कि सप्लीमेंट किसी तरह की मेडिसिन है। नहीं फ्रेंड्स, अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन क्या होती है, जब किसी को कोई बीमारी होती है, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है, उसमें जो चीजें यूज की जाती है उनको मेडिसिन कहते हैं। और जो सप्लीमेंट है उनका काम होता है बीमारी से प्रिवेंशन, बीमारी होने से पहले जब हम लेते हैं ताकि हमारे को हम प्रिवेंट कर सकें, तो सप्लीमेंट का काम वो है। थैंक यू। थैंक यू मनीष जी, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने दिया। और फ्रेंड्स, आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं कि हमें सप्लीमेंट लेना चाहिए, हमें सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए, हमें सप्लीमेंट कितना कितना लेना चाहिए। इतना सबको डिटेल में आज हमें इस जानने को मिला। अब चलते हैं कि कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं सप्लीमेंट ले रहा हूँ, यानी कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ, मुझे सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, शाम को एक्सरसाइज करता हूँ, फिट रहता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। प्रेरित जी, आपसे हम सुनना चाहेंगे कि ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है, कि हमारा फूड भी सही होना चाहिए, हमारे पास सप्लीमेंट्स भी होना चाहिए और हमको एक्सरसाइज भी रेगुलर करनी चाहिए। इससे क्या फायदा होता है? यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमारा एक्सरसाइज लोगों के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा सोचते हैं कि यार एक्सरसाइज हम लोग कर ही नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग जिम जाने का टाइम नहीं है। लोगों को एक्सरसाइज का मतलब सबसे पहले तो जिम लगता है कि जिम में ही जो एक्सरसाइज होती है उसी को एक्सरसाइज समझते हैं। मगर यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा जो इस बुक के अंदर बताया गया है। एक्सरसाइज अपने को बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज हमेशा होनी चाहिए, जो अपनी बॉडी को बोलते हैं कि अपन वो रिलैक्स जो मी टाइम जो अपन बोलते हैं वो अपने आप को देना है एक्सरसाइज के थ्रू, कि जो अपन उसमें रिलैक्स हो सकते हैं और अच्छे से अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें वॉकिंग आ गया, नॉर्मल स्ट्रेचिंग आ गया। जो हमारे एक हमारे मेंटर हैं वो भी हमको हमेशा बताते हैं कि हमारी जो एक्सरसाइज है वो हमको लो से हाई इंटेंसिटी होनी चाहिए। वहां पे हमको जब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो तब तक हमारा स्वेटिंग हमको अच्छे से होता है, और उसको हम एक्सरसाइज कहते हैं। तो इस टाइप की एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए जिसमें हमको बहुत नॉर्मल जो अपन इजीली हम घर पे भी कर सकते हैं या फिर कहीं कहीं पार्क में जाके भी अपन वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस टाइप की एक्सरसाइज करने से हमको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जिससे हम मैंने स्टार्टिंग में बताया था लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में। लाइफस्टाइल डिजीज जो होती है वो हमारी बॉडी को हम जरा भी एक्टिव नहीं रखते हैं, उसी की वजह से होती है। और उसी का ऑपोजिट है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम ये सब डिजीज से बच सकते हैं, जैसे कि बीपी की बात करें, डायबिटीज की बात करें। तो ये सब डिजीज जो जो भी है, पीसीओडी, पीसीओएस, वेट एक्सरसाइज करने से हमारा फैट बर्न होता है, कैलोरी बर्न होती है, ये सब चीज होती है, उससे हमको बहुत बेनिफिट होता है। हमारा बॉडी एक्टिव रहता है और हम उसकी वजह से हम लोग जो हमारी बोलते हैं स्ट्रेंथ हमारी बहुत अच्छी होती है हमारी बॉडी के अंदर। और जो बैलेंस बोलते हैं, हमारी बॉडी का बैलेंस भी बहुत अच्छा बनता है उसकी वजह से। और ये सब चीज होती है। और दूसरा जो चीज बताया कि हमारा न्यूट्रिशनल और फूड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि जैसे कि न्यूट्रिशन और फूड के बारे में सभी लोगों ने बात की है कि उसमें मेरे पास में वैसे सही बोलूं तो बोले के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि उपदेश जी ने बहुत अच्छे से बताया, मनीष जी ने बहुत अच्छे से बताया, निर्मल जी ने बहुत अच्छे से बताया कि क्या सप्लीमेंट, किस टाइप के सप्लीमेंट्स होने चाहिए, हमारा फूड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। ये सब चीज बता चुके हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एड ऑन करूंगा कि फूड जो होता है वो हमको बहुत नॉर्मल लेना चाहिए, कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जिससे हमारा बोलते हैं कि हमको उससे बहुत सारी आलस नहीं आए, इस टाइप का फूड हमको लेना चाहिए। और सप्लीमेंट्स की बात करें तो वही सप्लीमेंट्स हमको जो लेने चाहिए जो नेचुरल होते हैं और जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, हमारी बॉडी को वो 100% बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो और बहुत हमको हेल्पफुल रहे। इस टाइप के सप्लीमेंट्स हमको चूज करने चाहिए। और उपदेश जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि सही बात है, उपदेशी के न्यूट्रीलाइट ही एक ऐसी ब्रांड है जो जहाँ पे हमको
ये सप्लीमेंट्स मिलते हैं और 100% प्योर एंड नेचुरल सप्लीमेंट्स हमको मिलते हैं, उसके सेवन से हमको बहुत बेनिफिट होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि हमको उससे बहुत बेनिफिट हुआ। तो इस टाइप से हमको हमारी लाइफ को एक्सरसाइज और फूड और सप्लीमेंट्स कॉम्बिनेशन हमारा बहुत अच्छे से होगा, तो हम इसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू। वंडरफुल, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपने दिया। इसका मतलब हम शॉर्ट में कह सकते हैं प्रेरित कि अगर कोई व्यक्ति सिंपल एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा अगर जिमिंग नहीं भी कर रहा, लेकिन अगर बेसिक वर्कआउट प्रॉपर मेंटेन करता है, डिसिप्लिन वेट मतलब मॉर्निंग शेड्यूल अगर उसका है, उसके साथ साथ अगर वो बहुत ही डिसिप्लिन वे में खाना खा रहे हैं, जैसे लंच डिनर ब्रेकफास्ट रेगुलर बिना स्कीपिंग के, और इसके साथ साथ अगर वो बैलेंस डाइट को मेंटेन करने के लिए अगर प्रॉपर सप्लीमेंट ले रहे हैं ऑर्गेनिक नेचुरल, तो वो एक अच्छी लाइफस्टाइल को, हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड कर सकते हैं। यस सर, राइट। 100%। चलिए संदीप जी, अब आपसे हम आज का आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे कि एक हमारे इंडिया में क्या ऑलमोस्ट सब जगह एक कल्चर है कि जब तक हम उतना बीमार नहीं पड़ते जितना कि हमारे बस में नहीं, तब तक हम डॉक्टर के पास जाते नहीं। राइट। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारी ये उम्मीद होती है कि डॉक्टर हम बस बिल्कुल जल्दी से ठीक कर दे। तो यहाँ पे कैसे हम सप्लीमेंट के रोल को डिफाइन करेंगे? क्या डिफरेंस होता है ऐसे व्यक्ति के अंदर और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो सप्लीमेंट ले रहा है और जो ऑलरेडी नहीं ले रहा है? डॉक्टर्स के पास जाने पे क्या फर्क हमें महसूस होता है सप्लीमेंट्स लेने से और नहीं लेने से? वो थोड़ा सा आप बताइए। काफी अच्छा प्रश्न है सर आपका। बेसिकली जो आज प्रवीण सर ने जो मीटिंग चालू करने से बताया कि हम जो बुक को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, क्या डॉक्टर आपके पोषक तत्वों के बारे में जानता है। तो यह भी एक किसी डॉक्टर ने लिखी है, डॉक्टर रेडी स्टेन उनका नाम है। और डॉक्टर्स की पहले की क्या सोच थी जो किताब लिखने से पहले, और इस किताब के अंदर प्रस्तावना और रूपरेखा के अंदर बताया गया है कि इनके घर के अंदर इनकी पत्नी को ऐसी गंभीर क्षयकारी बीमारी हो गई थी। और जब ये सारी होप छोड़ चुके थे, सब कुछ इलाज करवा चुके थे, और फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कोई मित्र इनके घर पे आता है और उनको कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताता है, तो उस समय डॉक्टर रेडी स्टेन का ये जवाब होता है कि अपनी मिसेज को संबोधित करते हुए बताते हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, तो और आपको ये अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं, मतलब उन्होंने फ्री कर दिया। तो फिर उनकी महिला उनको मित्र की बात को मानते हुए कुछ सप्लीमेंट्स चालू करवाए, और उनसे इतना जबरदस्त और आश्चर्यचकित परिणाम आया कि डॉक्टर रेडी स्टेन को भी आश्चर्य हुआ कि यार ये जो सप्लीमेंट्स हैं वो इस प्रकार का शरीर में चेंजेस और बीमारी को बहुत हद तक कम और शरीर को पहले जैसा कर सकते हैं। तो उन्होंने काफी कुछ रिसर्च किया, और कई रिसर्च करने के बाद में उसके बाद में ये किताब लिखी है। मतलब एक एग्जाम्पल घर में क्रिएट हुआ, उसके बाद में ये पूरी किताब लिखी गई है, और उसके बाद में कई रिसर्च हुए हैं, और कई रिसर्चों के अंदर ये उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से सप्लीमेंट्स जो हैं वो सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का काम करते हैं। मतलब सिर्फ सप्लीमेंट्स ही काम नहीं करेंगे, आपको डॉक्टर का इलाज तो लेना ही है, बट डॉक्टर के इलाज के साथ साथ में अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो डॉक्टर्स की दवाइयां आपके शरीर द्वारा ज्यादा अच्छी तरीके से अवशोषित की जाएगी। आप उस बीमारी को ठीक करने में आप ज्यादा सहनशील और शक्ति रहेगी। और इसका एक लाइव एग्जांपल मेरे घर पे भी है। और मतलब हमने डॉक्टर का इलाज भी किया और साथ के साथ सप्लीमेंट्स भी दिए, तो हमको बहुत आश्चर्यचकित परिणाम आए। और आज मेरे पिताजी वापिस से सारा कार्य, दैनिक कार्य बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं इस किताब का भी एक मतलब किताब का एग्जाम्पल को अगर अगर गलत भी कह दूं, तो मेरे घर में ऐसा मैंने सामने देखा है। तो ये सप्लीमेंट्स बहुत ही मतलब एक सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स की तरह काम करते हैं। अगर आप नहीं लेंगे तो सिर्फ जो बाजार की दवाइयां हैं वो सिर्फ आपके रोगों के लक्षण को कम कर देगी, बट उनके आप सभी जानते हैं कि उनके साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं। आज हम कोई डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं तो उससे कुछ और बीमारी हो रही है, हार्ट की डिजीज की दवाई बीमारी की दवाई ले रहे हैं तो उससे कुछ और बीमारियां, किडनी पर लिवर पे साइड इफेक्ट्स आ रहा है। तो उनके साइड इफेक्ट्स काफी कुछ हैं। और सप्लीमेंट्स, और हम इस प्रकार तो सप्लीमेंट्स आज के हमारी जो डाइट है, हमारे जो भोजन हो गया, जिस प्रकार का हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा भोजन, जो सभी पैनलिस्ट ने चर्चा करी है, बहुत डिटेल के अंदर बताया है कि हम किस प्रकार का भोजन ले रहे हैं और सप्लीमेंट्स क्या होने चाहिए, किस प्रकार से होने चाहिए। तो पूछ करके समझ करके एक नियमित मात्रा में हमको अपने दैनिक दिनचर्या के अंदर व्यायाम, अच्छा भोजन तो लेना ही है, जिसके अंदर सभी की उचित मात्रा हो, प्रोटीन,
फैट, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स, ओमेगा सभी प्रकार से हो। उसके साथ साथ में सप्लीमेंट्स भी होना चाहिए, और अपने शरीर को एक थोड़ा समय भी दें, अपने व्यायाम भी करें, ताकि शरीर और एक दिनचर्या आपकी एक अच्छी बनी रहे। और जिस बहुत अच्छा मैं ऐसा कहावत है संस्कृत में कि बहुत मुश्किल से हमको मनुष्य जन्म मिला है, तो इसको बहुत अच्छे से हम यहाँ पर इसको लाइफ को एंजॉय करें, और इसी के लिए हम आए हैं सर। धन्यवाद सर। वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने विद इन टाइम बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन का आंसर किया, और एक तरह से पूरी बुक ही रिव्यू हो गई, और सभी ऑडियंस ने, हम सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए आज की इन्फॉर्मेशन को लिया। और नो डाउट मैं मानता हूँ कि सबको इससे बेनिफिट होगा आज की इन्फॉर्मेशन से जो यहाँ शेयर की गई है।